अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। मुल्क में जारी तवानाई का बहरान और महंगाई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के लिए सियासी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। अब सिर्फ मीडिया, अपोजिशन या इत्तेहादी जमातें हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल नहीं उठा रही, बल्कि अब हुकूमत के अंदर से हुकूमत के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। अहम बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी के खिलाफ जो आवाजें उठ रही हैं, उनमें सबसे ज्यादा बेचैनी तहरीक इंसाफ के गढ़ खैबर पख्तूनख्वा में नजर आ रही है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद हुकूमत की कारकर्दगी पर अपनी सफ़ों से जो सवाल उठना शुरू हुए थे, तवानाई बहरान की वजह से उन आवाज़ों में मजीद शिद्दत आ गई है। बल्दियाती इंतखाबात के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद सूबाई और वफाकी वुज़रा ने हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए महंगाई को सियासी शिकस्त की वजह करार दिया था। गैस बहरान के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन वजीर परवेज खटक ने भी दिल की भड़ास निकाली है और अब पेशावर से पीटीआई के एमएनए नूर आलम खान ने भी हुकूमत की कारकर्दगी पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। कल कौमी असम्बली के इजलास में नूर आलम खान ने पार्टी की सीनियर क़यादत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुल्क में जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी हुकूमत की बेंचेस पर अगली 3 कतारों में बैठने वालों की है। उन सब के नाम ईसीएल पर डाले जाने चाहिए। गुनाहगार ये 3 रोज ही हैं। जो पाकिस्तान को जो भी हुआ है, ये 3 रोज ही होते हैं। हम पीछे वाले नहीं हैं। मुझे एक गिला है कि क्या मैं पाकिस्तान का, पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या वो पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान में 4 ही ज़िले हैं, एक सुवात है, एक नौशहरा है, एक सवाबी है और एक वहां पे मियावाली है। तो हम लोग क्या करेंगे सर? वहां पे ना बिजली देते हैं, ना फंड देते हैं, ना गैस देते हैं। तो सर मैं यहाँ पे किसके साथ? आप मुझे कहते हैं कि वोट तो दे दो, मैं आपको लोड शेडिंग मेरी 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, बल्कि 3-3 दिन में बाज़ जगहों पे आप वो कर रहे हैं। मुझे पता नहीं मैं किसके साथ वो करूं। सर गैस का ये हाल है, महंगाई तो छोड़ देना, वो तो आप हो रहा है, वो तो चलें आप इन पे डालें, ये आप पे डालें, यही आप करें। लेकिन सर हमारे लोगों का क्या गुनाह है? और ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ईसीएल में नाम डाल लें आप, इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। यानी नूर आलम खान कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान समेत वफाकी वुज़रा बहरान के जिम्मेदार है, इसीलिए अगर उनके नाम ईसीएल पर डाल दिए जाएं तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। इससे पहले भी नूर आलम खान हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं और इनके मुताबिक इनकी इस तनकीद की वजह से उनके ऊपर नैब का केस बना दिया गया है। मैंने पीटीआई को ज्वाइन इसलिए किया था कि ये करप्ट लोगों के, करप्ट माफिया के पीछे जाएंगे। आप वही जो कार्टेल्स है, जो वही माफियाज हैं, अगर वही आपके इर्द गिर्द होंगे तो फिर मैं क्या करूंगा? सारी माफियाज है, गाड़ियों की माफिया, शुगर माफिया, कंस्ट्रक्शन माफिया, और वो सब खान के इर्द गिर्द है। हाँ बिल्कुल होंगे, आपने नहीं, और पॉलिसियों पे भी असरअंदाज हो। मेरे ख्याल में मैंने तकरीर जब की महंगाई के खिलाफ, तो मैंने एहतसाब, मैंने भी नैब में, मुझे वो चिट, मुझे बाद में पर मेरी बेटी का नाम भी था, मेरे बच्चों का नाम भी था, मेरी बहनों का नाम भी था। जब आपने तनकीद की तो आपके पीछे नैब को लगा दिया। मुझ पे नैब लगा गया था जी। मैंने तो इसका मतलब ये कि नैब का कंट्रोल नहीं हुकूमत के पास है। बस मुझे तो मेरा तो हो गया था। नूर आलम खान का तफसीली इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम जिरगा में नशर किया जाएगा। इसमें वो कह रहे हैं कि हुकूमत पर तनकीद की वजह से नैब को उनके पीछे लगा दिया गया है। अहम बात यह है कि तवानाई के बहरान की वजह से हुकूमत दोहरी मुश्किल का शिकार है। वज़ीर आज़म और हम्माद अज़हर का मौक़िफ़ है कि गैस की किल्लत की वजह से गैस के नए कनेक्शन नहीं दिए जा सकते, मगर दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब अराकीन का शिकवा है कि अगर इनके इलाकों में गैस के कनेक्शन नहीं दिए गए तो उन्हें इसका सियासी नुकसान होगा। तवानाई बहरान के अलावा मुल्क में बढ़ती महंगाई और माशी मुश्किलात के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद अराकीन पार्टी के कारकर्दगी पर सवालात उठा चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुतादिद रहनुमाओं ने माशी बहरान और महंगाई को शिकस्त का जिम्मेदार करार दिया था। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ है, मगर अब सबसे ज्यादा आवाजें ही खैबर पख्तूनख्वा से उठ रही हैं। महंगाई तो सबसे बड़ा मसला था ही, मगर अब गैस के बहरान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को मजीद मुश्किल में डाल दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। 2 रोज पहले गैस के बहरान की वजह से ही वजीर दिफा परवेज खटक के वजीर आजम इमरान खान और वजीर तवानाई हम्माद अज़हर से तल कलामी की खबरें सामने आई, जिस पर आज हम्माद अज़हर ने कहा कि परवेज खटक हमारे बड़े हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी मुझसे कोई तल कलामी नहीं हुई, वो सिर्फ वजीर आजम इमरान खान से बात कर रहे थे।
उन्होंने ये नहीं कहा कि केपी के अंदर गैस नहीं मिल रही, उन्होंने कहा कि मेरे हलके के अंदर नए गैस के कनेक्शंस जो हैं वो बंद हैं और नए गैस के कनेक्शंस जो हैं वो खोले जाएं। तो उसके हवाले से उनकी जो गुफ्तगू, इमरान खान साहब ने मुझे कहा कि ब्रीफिंग दे, मैंने ब्रीफिंग दी और फिर उन्हें बताया गया और मैंने समझता हूं हमने उन्हें राजी किया। तो उनको बताया गया कि भाई इस वक्त डिमांड और सप्लाई ये है, लोकल गैस के रिजर्व्स हमारे डिप्लीट कर रहे हैं, इसलिए नए कनेक्शंस के ऊपर फिलहाल पाबंदी लगाई हुई है। उनकी ना तो मेरे से कोई गुफ्तगू हुई, ना उन्होंने मेरा नाम लिया, ना उन्होंने मुझे पूरी मीटिंग के अंदर रेफर किया। इमरान खान साहब ने उनको बता दिया कि ये जो हमाद अजहर ने जो सारी डेटा दिया है और ये सारा कुछ दिया है, इसमें हम जो भी फैसला करेंगे मुल्क के मुफाद के मुताबिक करेंगे। हमाद अजहर कह रहे थे कि परवेज खटक अवामी नुमाइंदे हैं, इसलिए अपने हलके में गैस का मसला उठाना उनका हक है। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत ने दरामदी LNG घरेलू सार्फिन को फराम करने का कानून भी मंजूर करवा लिया है, जिसके बाद गैस के बहरान से निमटने में मदद मिलेगी। मगर अहम बात यह है कि मुल्क में गैस की किल्लत को दरामदी LNG से पूरा करने के लिए नया टर्मिनल लगाना जरूरी है, नई पाइपलाइन बिछाना जरूरी है, जो 3 साल से दावों के बावजूद अभी तक नहीं लगाई गई है। इसलिए ये उम्मीद करना मुश्किल है कि गैस का बहरान अगले साल तक हल हो जाएगा, उस पर हुकूमत काबू पा लेगी। गैस का बहरान और मुल्क में बढ़ती महंगाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना सियासी नुकसान पहुंचा सकती है और हुकूमत पार्टी के अंदर से उठने वाली आवाज कैसे रोकेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी पार्टी के MNA हैं नूर आलम खान साहब, वो कहते हैं कि जो असेंबली में फ्रंट 3 रोज में जो लोग बैठे हुए हैं, यानी कि सीनियर वज़रा और वजीर आजम, इनके नाम आप ECL पर डाल दें तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे। क्या अब यही सोल्यूशन है कि इन तमाम लोगों के नाम ECL पर डाल दें, मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? पता नहीं कि नूर आलम साहब का कोई अपना मसला होगा और पाकिस्तान में प्रॉब्लम यही है कि MNA बनकर भी लोग जो हैं वो अपनी गलियों नालियों से आगे नहीं निकलते और उनके सारे मसले मसाइल जो हैं वो सिर्फ अपनी उसी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द उसका अहाता कर रहे हैं। उनका जो है वो झगड़ा मेनली यही है कि उनको फंड्स नहीं मिले। वो समझते हैं कि जो गवर्नर, जो KP और पंजाब जो के CM हैं उनको बाकायदा फंड्स उनको देने चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे मसले हैं उनकी मर्जी है, उनको इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो मामला सिर्फ फंड्स का है, क्योंकि कल तकरीर में तो उन्होंने बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से कहा कि 20-20 घंटे 22-22 घंटे लोड शेडिंग है, कभी 3-3 दिन तक नहीं आती। कहते हैं गैस बिल्कुल नहीं है, वजू करने के लिए गर्म पानी नहीं होता, महंगाई ज्यादा है। वैसे तो फ्लोर ऑफ द हाउस इन इश्यूज को गिनवा रहे थे वो। ये कोई इश्यूज नहीं है क्या कि इन इश्यूज के ऊपर कैसे, मसलन जो लोड शेडिंग है, जहां उन इलाकों में जहां पर पेमेंट्स नहीं हो रही वहां पे लोड शेडिंग है और जो मुतल्लिका MNA हैं उनको तो एक्चुअली हुकूमत से कोऑपरेट करना चाहिए और अपनी जो पैसे हैं वो इसके ऊपर इंकरेज नहीं करना चाहिए कि वो चोरों को जो है वो उसके ऊपर वो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना शुरू कर दें। लाइकवाइज अगर गैस नहीं आ रही है तो उसके मसले हैं, वो मसला ये है कि आपकी गैस डिप्लीट हो रही है 3 साल से और मालूम है कि 9% के ऊपर एनुअली आप डिप्लीट कर रहे हैं और जो इंडस्ट्री है उसको हम जो मेरिट ऑर्डर है उसके मुताबिक चल रहे हैं। अब ये तो जो जिनके जाके वो तारीफें करना चाहते हैं आप उनसे पूछें कि उन्होंने 5 साल या 10 साल यहाँ पे रहे और इससे पहले 30 साल वो हुकूमत में रहे तो उन्होंने ये मसले क्यों हल नहीं किए। जाहिर आप 3 साल में तो ये मसले हल होने वाले नहीं हैं। इसके लिए तो जो प्लान शुरू किया है, जो आज हमारे नजर साहब ने डिटेल भी किया, उसमें वक्त लगेगा। तो लेकिन फवाद साहब, अब जो हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं और हल्के की पॉलिटिक्स करके ही फिर वो असेंबली में आते हैं, हुकूमतों का हिस्सा बनते हैं, तो उनके मुतालबात तो जायज़ है ना, चाहे वो फंड्स के हवाले से हो, तरक्याती काम के हवाले से हो या इन मसाइल के हवाले से हो, क्योंकि आखिरकार हर शख्स ने जाके हल्के में जवाब देना है, अवाम को जवाब देना है, जैसे आपने देना है, नूर आलम साहब ने भी देना है। तो क्या करें फिर वो लोग? हल्के की पॉलिटिक्स में कोई नहीं चाहिए। हम तो मेजर तो इमरान खान की वजह से वोट पड़ा और नूर आलम साहब को भी। नूर आलम साहब तो पहले पीपल्स पार्टी में थे, उन्होंने उसके बाद वो PTI की टिकट से इलेक्शन लड़े। ये तो उनकी चॉइस है, वो किसके टिकट पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये तो उनकी चॉइस है। लेकिन मेरे ख्याल में हल्के की पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, सबसे बड़ा स्टेक इमरान खान का है और इमरान खान बेहतर समझते हैं कि इलेक्शंस जो हैं वो किस तरह से और आगे कैसे जाने। और इस वक्त इंशाअल्लाह ताला कहीं पर भी इस वक्त जो वफाकी इस वक्त जो सियासत है उसमें इमरान खान के अलावा किसी का वोट नहीं है। जिसको भी गलतफहमी है वो इस्तीफा दे और दूर कर ले। लेकिन आप क्यों समझते हैं कि नूर आलम साहब को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी? फ्लोर ऑफ द हाउस ही मसाइल आप बताएंगे कि क्या क्या है, और PTI तो कहती है कि हम तो बड़ा फख्र से आप लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी हमारी पार्टी में हर कोई बात कर सकता है, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि नूर आलम को ये बातें नहीं करनी चाहिए थी?
ये तो आपने कहा है कि उन्होंने कहा है कि सबके नाम ईसीएल पे डाल दें तो फर्क हो जाता है। अगर उन्होंने जी जी, ये तो कहा है उन्होंने, हमने सुनवाया है, फ्लोर ऑफ द हाउस का है उन्होंने। सही है, बस फिर ये अगर आप समझते हैं कि ये बातें जो है वो उसमें आती हैं तो फिर सही है। अदरवाइज हल्के के मसाइल जो हैं वो चीफ मिनिस्टर का भी उतना ही हल्का है, गवर्नर का भी उतना ही हल्का है, इमरान खान का भी और पीटीआई का भी उतना ही हल्का है। किसी का हल्का नाम लिखवा के तो नहीं आया वो। तो क्या पार्टी कोई एक्शन लेगी फिर नूर आलम के खिलाफ, अगर वो कह रहे हैं कि वुज़रा और वजीर आजम के नाम ईसीएल पर डाल दें? मुझे नहीं पता पार्टी को क्या एक्शन लेगी या नहीं लेगी। और ये तो जो मुतल्लिका सदर है परवेज खट्टक साहब, केपी के सदर हैं, दिस इज अप टू हिम कि वो उस पर क्या एक्शन लेते हैं। अच्छा, अब यही मामला है कि परवेज खट्टक साहब ने भी उस दिन गैस के इश्यूज पे बात की। इससे पहले जब बल्दियाती इलेक्शन का फर्स्ट फेज हारे आप खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहां पे भी तनकीद हुई कि महंगाई है, लोग परेशान है, गैस की लोड शेडिंग का भी इशू है। तो फवाद साहब, ये इश्यूज तो है ना, और आखिर में जब आप कह रहे हैं कि ये देखें हल्के की पॉलिटिक्स नहीं, ये कौमी इशूज है जो हर इंडिविजुअल फेस कर रहा है, हर हल्के में फेस किए जा रहे हैं, तो इसका हल तो निकालना पड़ेगा। वरना जो खैबर जैसे तहरीक इंसाफ का एक गढ़ बन चुका है, सक्सेसिव गवर्नमेंट आपकी वहां पे रही है, वहां से अगर लोग शिकवे करने लगे, वहां से आप इलेक्शन हारने लगे, तो तशवीश की बात तो है ना तहरीक इंसाफ के लिए। देखिए बिल्कुल तशवीश की बात तो है, और इसमें इशू ये है कि महंगाई का आपने कंपैरिजन करना है ना। मसलन महंगाई है लेकिन 3 महीनों से तो आपका एसपीआई नीचे जा रहा है। इसी तरीके से आपकी वो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है उसके अलावा जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है वो नीचे जा रही है। एक तरफ आपको ये आप जो है वो अगर रोना रोते रहें कि महंगाई है, दूसरी तरफ आप ये ना बताएं लोगों को कि आपकी इनकम कितनी बड़ी है, तो वो तो फिर महंगाई का रोना तो रहेगा। एक अगर आप 1100 अरब रुपया एग्रीकल्चर इकोनॉमी में गया है और वहां पे आपकी जो यूरिया की जो खाद की जो आज फर्टिलाइजर कंपनीज ने ये इश्तिहार दिया और कहा कि उनकी जो इस्तेमाल है खाद का उसमें कितना इजाफा हुआ। आपकी जो गाड़ियों वालों ने इश्तिहार दिया, उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ियां कितनी ज्यादा बिकी। मोटर बाइक्स वालों ने इश्तिहार दिया, उन्होंने कहा मोटरसाइकिल कितने बिके। एक तरफ आपकी चीजें महंगी, अगर आपने 1947 से कंपैरिजन करना, महंगाई हुई है। लेकिन अगर आपने इनकम लेवल्स को देखना है तो सवाए सैलरीड क्लास के, एंड आई अंडरस्टैंड कि मीडिया में लोगों की तनख्वाहें नहीं बढ़ी इसलिए शोर ज्यादा वो मचाते हैं, लेकिन बहुत सारे जो बाकी एरियाज हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, चाहे आप जो असल इशू इस वक्त ये है कि जो आपकी मिडिल क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास या इवन अपर मिडिल क्लास अर्बन एरियाज में, वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रही है। जिस महंगाई में कमी के आप इशारा दे रहे हैं, एसपीआई देखिए वो 0.5% नीचे गया है, लेकिन पिछले साल से अगर आप कंपेयर करें, इंसान तो ये देखता है कि एक साल में मैंने कितना कमाया, मेरी तनख्वाह में कितना इजाफा हुआ है और महंगाई में कितना इजाफा हुआ है, तो वहां पे एसपीआई 20-22% हो चुका है। तो एक साल के कंपेरिजन में तो महंगाई काफी हुई है ना। फिर ये तो तनख्वाहदार तबके के लिए हुई है ना। लेकिन अगर आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की तनख्वाहों में देखें, जो कि डाटा आया है उसमें जो मिस्त्री है उसकी तो रोजाना की दिहाड़ी में 3 गुना इजाफा हुआ है। मजदूर की तनख्वाह की जो दिहाड़ी है उसमें डबल से भी ज्यादा इजाफा हुआ है। इसी तरह से अगर आप देखें कि जो ईंटें बनाने वाले भट्टा मजदूर हैं और भट्टे वाले हैं, उनकी क्या मजदूरी में क्या इजाफा हुआ है। इसी तरह से जब वैसे इस पे जो है, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊं कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो नंबर्स देता है, उजरत के नंबर भी देता है, और उसमें अगर आप कंपेयर करेंगे तो महंगाई ज्यादा बढ़ी है और जो उजरत है, वेजेस है, उसमें उतना इजाफा नहीं हुआ है पिछले 3 सालों में आपके दौरे हुकूमत में। तो ये नंबर्स जो है पीबीएस के नंबर्स। ये बात अच्छा शहजाद, ये बात तो ऑब्वियसली मैं आपसे इसलिए एग्री नहीं करता ना कि आप खुद ही कहते हैं कि आपकी जो ग्रोथ है वो 4.5% से 5% तक है। अगर और ग्रोथ का क्या मतलब है? ग्रोथ का मतलब है कि आपकी जो इनकम है, आपकी जो ग्रोथ है वो महंगाई से 3% ज्यादा, लिहाजा इसीलिए ग्रोथ हुई है ना। 4% रियल ग्रोथ है, वो बात सही है आपकी, 4% रियल ग्रोथ है। लेकिन मसला यहाँ पे ये है फवाद साहब कि ये अब आपने ऑपोजिशन को नहीं समझाना है, मीडिया को नहीं समझाना है, वो तो वैसे ही आप समझते हैं कि आपके खिलाफ ही है, लेकिन आपने अपने लोगों को समझाना है। परवेज खट्टक साहब को समझाना है कि गैस के क्या मसाइल हैं, आपने नूर आलम साहब को समझाना है, आपने पीटीआई के दूसरे रहनुमाओं को समझाना है, केपी के, कि ये मसाइल हैं। देखिए बात यह है कि अगर कोई नहीं समझना चाहता तो इस तरह के बहानों की तो कोई उस पर कैद नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि ये तमाम, मैं नूर आलम साहब से भी कहता हूँ कि जिस तरह से परवेज खट्टक साहब जो हैं उन्होंने पूरा जब बात समझी और उसके ऊपर बात की, पूरी केपी की जो पार्टी है या बाकी लोग हैं उनको समझाना बताना हमारा फर्ज है। लेकिन अगर कोई नहीं समझना चाहता तो उसकी अपनी मर्जी है। मैं उनको अब भी कहता हूँ वो बैठे, आमाद अजहर साहब के साथ बैठे, शौकत तरीन साहब के साथ बैठे और अपना मसला डिस्कस करें। साहब, ये जो गैस का मसला है ना, ये भी बड़ा एक मुश्किल चैलेंज है आपकी हुकूमत के लिए, क्योंकि देखिए जो लोग हल्के की पॉलिटिक्स करते हैं वो चाहते हैं कि उनके इलाके में गैस के कनेक्शन दिए जाए। अब आप लोग कहते हैं कि देखिए गैस डिप्लीट हो रही है, 9% से कम हो रही है, हम ये कनेक्शन नहीं दे सकते, इतनी गैस है ही नहीं हमारे पास।
तो क्या करेंगे? यहाँ पे भी तो एक बड़ा चैलेंज है आप कि लोगों को कनेक्शंस दें तो गैस नहीं है, और अगर नहीं देते तो फिर वो कहते हैं कि हम इलेक्शन हमारा मुतासिर होगा, इलेक्शन हार जाएंगे, क्या करेंगे फिर आप? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप देखिए, मैं नहीं समझता कि लोग जो है वो इतने बेवकूफ हैं कि वो समझते हैं कि मुल्क को हम दाव पे लगा के हमारे मसले जाती हल हो जाने चाहिए। ये तो नहीं है। जिस तरह ये सबसे नुकसान कैसे पहुंचा, जब नवाज शरीफ ने जो 2011 से 2017 तक पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त फैसला किया कि उन्होंने हमारी जो एक्सपेंशन नेटवर्क है उसको रोक दिया, इन्होंने आकर के वो एक्सपेंशन नेटवर्क दोबारा शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अब आप देखें ये जो तमाम मुतालबे अगर आप उठा के देखें, आपको 90 अरब रुपए की गैस चाहिए सिर्फ उन स्कीमों को अभी चली हुई है मुकम्मल करके गैस देने के लिए। आप कहाँ से पैसे लाएंगे? अब एक हल्के की जो मजबूरी होगी, मेरी भी तो मजबूरी है ना, पीटीआई के बाकी लोगों की भी तो मजबूरी है ना। एक आदमी को बहुत लाडला तो नहीं पैदा हो गया। तो जब आपने करना है, आपने पूरे मुल्क के मुफाद को सामने रख के फैसला करना है, क्या फायदा है क्या नहीं है, आपने उनको बताना है। बाकी अपने लोगों को बताना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ये तो नहीं हो सकता कि हम देखिए, वैसे तो गैस का बहरान आपकी 3 बल्कि 4 इनफैक्ट जो सर्दियां आई हैं उसमें रहा है। अब आप कहते हैं कि सोल्यूशन ये है कि हमने एक नया कानून पास किया जिसके जरिए डोमेस्टिक यूजर जो है वो भी एलएनजी इस्तेमाल कर सकेगा और उससे उसकी प्राइस वसूल की जाएगी। ये कानून पास कर दिया गया है, वेकॉक जिसको कह रहे हैं आप। लेकिन अब मसला ये है फवाद साहब, आपको भी पता है कि पीक में आप लोगों का ये दावा है कि हम फुल कैपेसिटी पे एलएनजी इंपोर्ट कर रहे हैं। अब आपको मजीद एलएनजी अगर इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने अब डोमेस्टिक यूजर्स को भी देनी है, तो उसके लिए आपको नए टर्मिनल लगाने हैं, नई गैस पाइपलाइन लगानी है, जो पिछले 2 साल से आप दावा करें कि काम शुरू हो जाएगा, लेकिन काम अब तक नहीं शुरू हुआ है। तो यहां तो आपकी हुकूमत का फेलियर है ना, यहां तो आप माजी की हुकूमतों को नहीं इल्जाम दे सकते। देखिए, आपकी बात सही है कि गलतियां भी हुई होंगी, ये मैं नहीं कह रहा कि गलतियां नहीं होंगी। गलतियां जो है यहाँ पे भी हुई होंगी, पॉलिसी में स्लो डाउन रहा, वो रहा। लेकिन देखिए, हमारा जो आइडिया है वो क्या है? वो आइडिया जो हमारे से मेरी बात होती है या एनर्जी मिनिस्ट्री से मेरी बात होती है, उनका आइडिया यही है कि हम इसको डीरेगुलेट कर देते हैं। लोग अपनी प्राइवेट सेक्टर जो है वो गैस मंगाएगा, वो जो है वो देगा, हम उसके ऊपर रेगुलेट करेंगे और उसको जो है हम देखेंगे कि एफिशिएंटली ये सिस्टम जो है वो काम करे। लेकिन असूलन क्या था, देखिए, जब पीपल्स पार्टी ने हुकूमत छोड़ी थी, इसके ऊपर 1 रुपया भी गैस के ऊपर नहीं था आपका डेट। शाहिद खान अब्बासी साहब जो आज बैठ के तकरीरें कर रहे हैं, गैस के सबसे बड़े माहिर बने हुए हैं, इनकी वजारत के बाद 157 अरब रुपए का वो जो है लॉस छोड़ के चले गए। उसके बाद इन्होंने आखिरी वक्त में 6 महीनों में एक्सपेंशन का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप देखिए, जब इतनी बड़ी आपको चैलेंजेस मिले, एक बैंकक्रप्ट इकोनॉमी आपको मिली, उसके बाद कोरोना आ गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया, अब इतने बड़े चैलेंजेस का जो आपने सामना करना है तो उसके लिए मुश्किलात तो है। देखिए शहजाद, बड़ा आसान है, हम जाके अपने हलकों में हर एक जो है वो रोजी पिक्चर देना शुरू कर दे, मुझे पाक पीएम जो है उनसे मैं पैसे लेके बांटना शुरू कर दूं। हर बंदा इस तरह तो नहीं मुल्क चल सके। लेकिन देखिए फवाद साहब, अब तो वो जो आप कह रहे हैं कि टेक एंड पे वाली बात है, कल मैंने फारूक हबीब साहब के साथ की, अब तो प्राइवेट कंपनीज तो कब की मान चुकी है। अब जो स्लो है प्रोसेस, वो तो या तो ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हो रहा है या हुकूमत की तरफ से हो रहा है। वो कंपनीज तो मान चुकी है कि ठीक है, हमें कैपेसिटी पेमेंट नहीं चाहिए। लेकिन अब मैं आगे बढ़ने से पहले मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एक और मामला जो है वो नवाज शरीफ साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स का है। पंजाब हुकूमत ने 9 रुकनी कमेटी बना दी है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने लिखा था कि आप ये बनाएं, और उससे तो यही तासुर मिल रहा है कि जो रिपोर्ट्स लंदन से आ रही हैं उसका जायजा लिया जाएगा और फिर लाहौर हाई कोर्ट का उससे रुजू किया जाएगा। लेकिन शहबाज गिल साहब अलग बात कर रहे हैं। वो अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि अब पता चल जाएगा कि किन लोगों ने साजिश की नवाज शरीफ को बाहर भेजने की, किन के खून के नमूने लिए गए थे जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ वापस गए, वो सब पता चल जाएगा। तो ये जो मेडिकल बोर्ड है फवाद साहब, ये किस रिपोर्ट्स का जायजा लेगा? जो लंदन से आ रही है नवाज शरीफ की रिपोर्ट, या जिन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे उनको बाहर भेजा गया था? शिदार, मैंने इसके टीओआरस देखे नहीं हैं कि इसके टीओआरस हैं क्या, लेकिन जाहिर है कि नवाज शरीफ फ्रॉड करके गए हैं पाकिस्तान में और शहबाज शरीफ उस फ्रॉड में मुकम्मल शरीक है। देखिए मसला क्या है कि जो कल बीबीसी ने भी मेरे से यही बात पूछी कि आपने उनको कैसे जाने दिया, तो मैंने यही कहा कि देखिए बड़ी सिंपल बात है, वो पाकिस्तान में 30 साल बरसर इक़्तिदार रहे हैं। अब इतना लंबा अरसा जब आप इक़्तिदार में रहते हैं तो फिर आप मसला ये हो जाता है, हर जगह आपके स्टूज आ जाते हैं। उन्होंने पूरा ड्रामा प्लान किया, वहां पे मीडिया में एक पूरी कहानी गढ़ी गई। आप जरा अपने जो उस वक्त के शोज हो रहे थे वो जरा निकाल के देखें, आपको पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने एक पूरा ड्रामा प्लान किया और वो मुल्क से बाहर चले गए। अब वो सारा मामला खैर उसके बाद अब 17 महीने से तो एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट, दूसरे से तीसरे, बल्कि मैंने तो दिया था कि वो लंदन में बुक रिव्यू लिखते हैं रेस्टोरेंट्स के ऊपर, यही उनसे जो है लेकिन ये 9 रुकनी बोर्ड है, ये ऐसा नहीं लगता कि उन रिपोर्ट्स को देखेगा कि किस तरीके से फ्रॉड करके वो गए, वो तो उन रिपोर्ट्स को देखेगा जो लंदन से भेजी जा रही है।
मैं अभी TORs देख के आपको बता सकता हूँ, मुझे पता नहीं TORs के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे और मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आने के लिए सेहतमंद हैं? इस बात का जायजा लेने और नवाज शरीफ की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई मेडिकल रिपोर्ट्स जांचने के लिए पंजाब हुकूमत ने 9 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। पंजाब हुकूमत के तर्जमान हसन खावर के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने वफाकी काबीना के फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे और उनकी वापसी के बारे में राय देने के लिए सीनियर प्रोफेसर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है और ये बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। इससे पहले बुध के रोज अटॉर्नी जनरल के ऑफिस ने पंजाब हुकूमत को खत लिखा, जिसमें वफाकी काबीना के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत से नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के जायजे और उनकी वापसी पर माहिराना राय देने के लिए एक मेडिकल बोर्ड या कमेटी बनाने की सिफारिश की गई थी। अटॉर्नी जनरल के खत में लिखा था कि 16 नवंबर 2019 के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में पिटिशनर यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की जानिब से अदालत में जमा करवाए गए डॉक्यूमेंट्स और मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे और तस्दीक के लिए पंजाब हुकूमत से एक मेडिकल बोर्ड या कमेटी तश्कील देने की इस्तदा की जाती है, जो नवाज शरीफ की वापसी के लिए इनकी जिस्मानी सेहत का जायजा लेकर माहिराना राय भी देगा। एक तरफ पंजाब हुकूमत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है और दूसरी तरफ वजीर आजम के मामले खसूसी शहबाज गिल ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट पर अपनी राय वाज़ेह कर दी है। अपनी ट्वीट में शहबाज गिल ने लिखा कि नवाज शरीफ की जाली झूठी बीमारी की रिपोर्ट्स पर मेडिकल बोर्ड बना दिया गया है। अब तफ्तीश हो जाएगी कि नवाज शरीफ को जाली रिपोर्ट्स बनवाकर देने में किस किस को इस्तेमाल किया गया, प्लेटलेट्स को कम दिखाने में किस चीज का खून इस्तेमाल हुआ, अगर वो नवाज शरीफ का खून नहीं था तो किसका था। दिलचस्प बात यह है कि शहबाज गिल के ट्वीट से लग रहा है कि मेडिकल बोर्ड उन रिपोर्ट्स का जायजा लेगा जिनकी बुनियाद पर नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने बैरून मुल्क इलाज की इजाजत दी थी, जबकि पंजाब हुकूमत के तर्जमान के मुताबिक बोर्ड उन रिपोर्ट्स का जायजा लेगा जो लंदन क़याम के दौरान लंदन से अदालत को भेजी गई हैं। अहम बात यह है कि जिस दिन से नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ की वापसी की बात कर रहे हैं, तब से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत एक बार फिर नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एक्टिव हो चुकी है। वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा था कि काबीना ने शहबाज शरीफ के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को बाहर भेजने के फ्रॉड में मुलविस है। शहबाज शरीफ अब या तो अपने हल्फनामे के मुताबिक नवाज शरीफ को वापसी के इकदाम करें या दूसरी सूरत में जाली बयान हल्फी पर अदालत उन्हें डिस्क्वालीफाई करे। हुकूमत नवाज शरीफ को वतन वापस लाने की बातें तो कर रही है और कुछ नून लीगी रहनुमा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन जल्द वापस आएंगे। तो सवाल यह है कि क्या नवाज शरीफ खुद वतन वापस आएंगे या हुकूमत उनको लंदन से वापस लेकर आएगी, और इसके अलावा क्या जो डील की खबरें नवाज शरीफ के हवाले से चल रही थी वो दुरुस्त है या नहीं। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। सोहेल वड़ाई साहब की कल लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। आज लंदन से हमें ज्वाइन किया है सोहेल वड़ाई साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सोहेल वड़ाइच। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, लंदन में आप मौजूद हैं। आपकी कल मुलाकात भी हुई है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। तो सबसे पहले तो जरा सेहत के हवाले से बताइएगा, नवाज शरीफ साहब की सेहत कैसी लगी जब आपने उनसे मुलाकात की और उनसे बातचीत की? तो सेहत के हवाले से ये है कि उन्होंने मेरे साथ खाना खाया, बल्कि उन्होंने उनके सारे पार्टी के वर्कर भी जमा थे, बाकायदा अरबी गोश्त पका हुआ था, पुलाव पका हुआ था, वो मिलके सारे उन्हें खाया। मियां नवाज शरीफ ने भी खाया। तो इस हवाले से तो कह सकते हैं कि उनकी सेहत ठीक है, और उन्होंने खीर भी खाई, तो इसका मतलब है कि उनकी सेहत परफेक्ट लगती है। लेकिन वैसे मुझे वो पहले से कमज़ोर लगे हैं, जिस तरह पहले उनके अंदर वो था उस तरह से नहीं, थोड़े कमज़ोर लगे मुझे। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि कल उन्होंने खीर भी खाई, गोश्त बना हुआ था वो भी खाया और आपको परफेक्ट लगे। तो आपने वैसे उनसे पूछा उनकी सेहत के हवाले से कि जिन बीमारियों की वजह से वो लंदन आए थे, जिस इलाज की वजह से आए थे वो लंदन, वो हुआ नहीं अब तक, तो क्या स्टेटस क्या है उसका? अभी भी उन्होंने सर्जरी करवानी है अपनी या नहीं करवानी है? जी, उन्होंने ये कहा कि मैं इसके इंतजार में हूँ कि कोविड थोड़ा सा कम हो, तो उसके बाद मैंने सर्जरी करवानी है और फिर ही पाकिस्तान वापस जाना है। फिर पाकिस्तान वापस जाना है। अब सोहेल साहब, आपने भी देखा है कि यहाँ पर याद सादिक साहब हो या कुछ और रहनुमा नून लीग के,
वो तो कह रहे थे कि बहुत जल्द नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, जनवरी तक की भी डेट दे रहे थे कि जनवरी में गए। और फिर यहाँ पे हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि नवाज शरीफ को किसी न किसी तरीके से वापस लाया जाए, या फिर अगर वो नहीं आते तो शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बनाया जाए। तो नवाज शरीफ क्या सोच रहे हैं इस हवाले से? कब आपको लग रहा है, उनकी बातों से क्या इशारा मिला है, क्या इम्कान है, कब वापस आ सकते हैं पाकिस्तान? देखिए, मुझे जनवरी वाली बात तो परफेक्ट नहीं लगती, वो ठीक नहीं लगती। और अगर देखें उनकी बात का एनालिसिस किया जाए तो साफ लगता है कि अगले 2-3 महीने तो अभी उनका आने का इरादा नहीं है। 2-3 महीने तक इरादा नहीं है, तो वैसे क्या लग रहा है कि खुद आएंगे नवाज शरीफ साहब या लाए जाएंगे जैसे कि हुकूमत सोच रही है इस वक्त? मेरा ख्याल है बरतानिया से किसी को लाया जाना पॉलिटिकल लोगों का, वो तो हम अल्ताफ हुसैन साहब को नहीं ला सके, तो नवाज शरीफ को लाया जाना तो जाहिर है बड़ा मुश्किल है। और सब लोग जानते होते हैं पॉलिटिकल फील्ड के लोग, तो मेरा ख्याल है कि ये तो प्रोसेस इतना अगर आसान होता तो गवर्नमेंट कर चुकी होती। ये प्रोसेस मुझे इतना आसान नहीं लगता, वो खुद ही आएंगे जब उन्होंने आना होगा। सही, लेकिन आपको लगता है कि 2-3 माह के अंदर तो ये मुमकिन नहीं नजर आता? बाकी सोच साहब, यहाँ पे फिर ये खबरें अब गर्दिश कर रही हैं कि इन हाउस तब्दीली के लिए अब नवाज शरीफ मान गए हैं। परसों मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा है अब कुछ भी हो जाए, कोई भी रास्ता आजमाया जाए, लेकिन इस हुकूमत को गिराना है। तो क्या नवाज शरीफ साहब जहन बना चुके हैं कि इस हुकूमत को 5 साल नहीं चलने देना, उससे पहले गिराना है, और क्या तैयार है इन हाउस तब्दीली के लिए भी? देखिए, वो अपने मुलाकातियों से, अपनी पार्टी से भी ये सवाल करते हैं कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, और उसके बाद क्या होगा? क्या उसके बाद जो पिछली दफा जो तजर्बा हुआ था गवर्नमेंट का और एस्टेब्लिशमेंट का, क्या वही 2 अमली तो नहीं जारी रहेगी? तो इसका मतलब जब ये बात की जाती है तो इसका मतलब ये साफ निकाला जा सकता है कि उनके जहन में नो कॉन्फिडेंस और जनरल इलेक्शन, इसके बारे में तो कोई जो भी मामला है उस पर डिस्कशन हो चुकी है और उससे आगे की अब बात हो रही है। मतलब नो कॉन्फिडेंस पर वो मान चुके हैं, आप ये कह रहे हैं, और इलेक्शंस की भी बात मैं कह रहा हूँ उससे आगे, वो उससे आगे की बात करते हैं, तो इसका साफ मतलब यह है कि इस मामले में कुछ ना कुछ तय हो चुका है। और आपने अभी हमारे प्रोग्राम में कहा था कि ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जैसे कोई ना कोई डील हो चुकी है, इस हवाले से कोई बात हुई? वैसे तो आपने ये भी कहा था उस प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ साहब के जहन में जो भी चल रहा होता है, जो भी कार्ड्स होते हैं, वो बिल्कुल अपने सीने से लगा के रखते हैं, किसी को बताते नहीं है। लेकिन कोई इशारा मिला आपको कहीं से कि क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त? नहीं, जाहिर है नवाज शरीफ साहब ने कार्ड्स तो अपने सीने से लगाए रखे, लेकिन वो बार बार जो हमसे भी सवाल करते रहे, तो और वहाँ जब खाने पे बैठे तो सब लोगों से भी वो यही सवाल करते रहे कि सवाल पाकिस्तान का वही है कि पाकिस्तान में हुकूमत किसने करनी है? क्या वही बात वोट की ताकत ने हुकूमत करनी है या किसी और ने बीच में मुदाखलत करनी है? तो वो जो बुनियादी सवाल है उसके जवाब जो है उसकी तलाश कर रहे हैं कि वो कैसे मुमकिन हो, क्या उसके लिए कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, क्या उसके लिए कोई चार्टर होगा, उसके लिए क्या होगा? इस सवाल का जवाब वो अपने हर मुलाकाती से पूछते हैं, और जाहिर है इसका जवाब कोई क्योंकि है नहीं बड़ा वाज़े, तो इसलिए वो सवाल पूछते जाते हैं, और बिल आखिर ये मामला तलब जो है ना वो रह जाता है। लेकिन इस बात में वो बड़े क्लियर हैं कि तहरीक इंसाफ को 5 साल नहीं चलने देना है। ये नवाज शरीफ साहब अपना जहन बना चुके हैं इस हवाले से। मुझे ये लगता है कि उनकी बातों से ये लगता है कि जैसे जो नो कॉन्फिडेंस मूव है और जो जनरल इलेक्शन है, इसके बारे में कुछ ना कुछ उन्हें एश्योरेंस जो है वो मिल चुकी है। सही है, क्योंकि सोहेल साहब हम आपको जानते हैं और आप अंदर की बातें भी निकलवा लेते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि तमाम उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं वो फौरी तौर पे ख़त्म हो और इसके बाद वो वतन वापस आएँ और चौथी मरतबा वो वज़ीर आज़म बने? यानी कि क्या वो अभी भी ख्वाहिश रखते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स करने की, या वो आगे देख रहे हैं कि आगे या तो शहबाज शरीफ हो या? मेरा ख्याल है वो बार बार जो कहते हैं मुल्क की बात करते हैं, कहते हैं मेरी ज़ात की बात ना करें, मैं तो अब 70 साल का 72 साल का हो चुका हूँ, मेरी बात ना करें, पाकिस्तान की बात करें, मैं पाकिस्तान के बारे में वरिड हूँ, मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में जो है ज्यादा संजीदा हूँ, मेरे इक़्तिदार को छोड़ें, मुझे तो 3 दफा इक़्तिदार मिल गया। तो बार बार ये 2-3 दफा उन्होंने ये बात दोहराई। यानी कि कोई इशारा नहीं देना चाहते कि उनकी ख्वाहिश है चौथी दफा वज़ीर आज़म बनने की या नहीं है? नहीं, लेकिन जाहिर है ये तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उन पे जो इल्जामात लगे हुए हैं जी वो धोए जाएं।
ये कहने की जरूरत भी नहीं है, ये तो जाहिर है उनके दिल की ख्वाहिश होगी। लेकिन इक़्तिदार के हवाले से उन्होंने बार बार ये कहा कि मैं तो 70-72 साल का हो चुका हूँ और मैं तो पाकिस्तान के बारे में वरीड हूँ। और बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको पता है खबरें गर्दिश करती रहती हैं कि फलां शख्स लंदन में गया, वहां पे मुलाकात हुई, तो ये बातचीत करने के लिए तैयार है या वो चाहते हैं कि नहीं बस वोट को इज्जत देना है और एक तहरीक चला के ही मैंने अगर दोबारा पावर में आना है या मेरी जमात ने आना है तो आएंगे, बातचीत कहीं नहीं करेंगे किसी से? तो मेरा ख्याल है बातचीत के लिए तैयार है, डोर्स आर ओपन और बातचीत के लिए एक जो अच्छा पॉलिटिशियन होता है वो कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करता। मेरा ख्याल है उन्होंने भी बंद नहीं किए हुए, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, हर वक्त बातचीत करते हैं, अपने हामियों से भी करते हैं। बल्कि अपने हामियों, जो नवाज शरीफ की जो सबसे मुनफरिद बात है कि वो जो खुशामद के जवाब में या सिर्फ अपनी तारीफों के जवाब में उल्टा क्रिटिकल सवाल करते हैं और तनकीदी सवाल करके बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सोहेल साहब, हुकूमत दोबारा बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है कि मिलिट्री और सिविलियंस के दरमियान ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं, कोई तनाव जैसी बात नहीं है। आपने सुना होगा शेख रशीद साहब ने कल भी ये कहा है कि ऑपोजिशन ये समझती है या बिलखुसूस नून लीग ये समझती है कि जिनका हाथ इस वक्त हुकूमत के सर पर है वो हाथ उनके सर पर भी आ जाए, तो वो कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, वो हाथ उनकी गर्दन पर तो आ जाएगा लेकिन उनके सर पर नहीं आएगा। तो ये जो दोबारा हुकूमत कॉन्फिडेंस दिखा रही है, क्या कुछ बदला है और जिस वजह से हुकूमत के एतमाद है? अब मेरा ये ख्याल है कि चूंकि जितनी देर तक ये फाइनल चीजें नहीं होती और जितनी देर तक इनकी कोई शक्ल सामने नहीं आती तो हुकूमत को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। और जाहिर है पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त का निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान में, ये निज़ाम है ही ऐसा कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट को है। ऐसी कभी सपोर्ट मिली भी नहीं पूरी तारीख में। तो वो इसलिए अगर कॉन्फिडेंट है तो वो ठीक है। और अभी कोई उसके अंदर कोई क्रैक बहुत बड़ा नहीं आया, क्रैक्स आए हैं छोटे मोटे। राइट। सोहेल साहब, एक आखिरी सवाल, क्योंकि नून लीग के कुछ रहनुमा तो आकर ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कर चुके हैं लेकिन पसे पर्दा तो करते रहते हैं कि क्लैरिटी नहीं है कि क्या डायरेक्शन है पार्टी की। क्या शहबाज शरीफ पार्टी को आगे लेके चलेंगे, क्या वो अगले वजीर आजम होंगे नून लीग के, या मरियम नवाज पार्टी को आगे लेके चलेंगी? और कुछ लोग तो कहते रहे कि नवाज शरीफ को चाहिए कि वो क्लियर डायरेक्शन दे दें। इस हवाले से आपकी कोई बात हुई या कोई इशारा दिया नवाज शरीफ साहब ने? जी बात हुई और मैंने ये कहा कि पाकिस्तान में ये तासुर है कि दो पॉलिसीज हैं नून के अंदर, एक शहबाज शरीफ की मसालती पॉलिसी और एक नवाज शरीफ की मजामती पॉलिसी। उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पे ये कहा कि देखो हम दोनों भाई हैं और हमारे अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ ये है कि मेरी तबीयत और है, मेरे भाई की तबीयत और है, अदरवाइज हम एक ही तरह सोचते हैं, एक ही बात करते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वो उसकी जो सोच है वो मुख्तलिफ है और उसी अप्रोच तक वो पहुंचता है मुख्तलिफ सोच से जिस अप्रोच तक मैं पहुंचता हूँ। कहने लगे चलो मुझे ये कह लो कि मैं बैड हूँ, बैड कॉप हूँ और वो गुड कॉप है, या मैं सख्त हूँ और वो नरम है। तो लेकिन हमारी सोच जो है और हमारा जो मुद्दा है वो एक ही है। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब हमारे साथ मौजूद थे। कल उनकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से बात हुई, उसके हवाले से तफसीलात हमसे शेयर कर रहे थे। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और उसके बाद हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत के नए बल्दियाती कानून पर तमाम अपोजिशन जमातों ने सिंध हुकूमत के खिलाफ नया महाज खड़ा कर दिया है। जब से सिंध असेंबली ने नए बल्दियाती कानून की मंजूरी दी है उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MQM और GDA समेत दीगर जमातें असेंबली के अंदर और बाहर हुकूमत से कानून वापस लेने का मुतालबा कर रही है। जमात इस्लामी ने भी 16 रोज से सिंध असेंबली के बाहर इस कानून के खिलाफ धरना दिया हुआ है, जबकि आज MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और GDA ने कराची में सिंध हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका एहतजाज किया। और एहतजाज से खिताब में रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जरदारी माफिया को बताता चाहता हूं ये एक छोटा सा ट्रेलर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 फरवरी को गोटकी से कराची मार्च करेगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा आमिर खान ने कहा अपोजिशन जमातें बाइख्तियार बल्दियाती निजाम चाहती हैं, सिंध हुकूमत को बल्दियाती कानून वापस देना होगा।
सिंध में ऑपोजिशन जमातें नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सड़कों पर आ गई हैं, जिनका बुनियादी मुतालबा यह है कि हुकूमत सबसे पहले बल्दियाती कानून वापस ले और फिर इस कानून को बेहतर बनाने के लिए ऑपोजिशन से मुज़ाकरात किए जाएं। रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एहतजाजी मुजाहरे के बाद अलामती धरने का भी ऐलान कर दिया है, मगर सिंध हुकूमत इस दबाव के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। सूबाई वजीर सईद गनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये लोग कौम की तवज्जो अवामी इशू से हटाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करना पड़े तो गवर्नर हाउस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतजाज करेगी। बताएंगे कि अवामी मसाइल क्या है और ड्रामेबाजी क्या है। एक तरफ ऑपोजिशन सिंध हुकूमत से बल्दियाती कानून वापस लेने का मुतालबा कर रही है। ऑपोजिशन का दावा है कि नए बल्दियाती कानून में सेहत, तालीम और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट समेत दीगर इख्तियारात शहरी हुकूमत से छीन लिए गए हैं, जबकि दूसरी तरफ सिंध हुकूमत का दावा है कि ऑपोजिशन ने जो मुतालबात किए थे उनमें से अक्सर मुतालबात को कानून का हिस्सा बना लिया गया है। ऑपोजिशन 2001 का बल्दियाती कानून चाहती है, मगर वो कानून उन्हें हरगिज नहीं मिलेगा। इन मामलात पर तर्जुमान सिंध हुकूमत से बात करेंगे। साथ ही मुल्क के बड़े शहरों, खास तौर पर कराची में कोरोना वायरस की 5वीं लहर बेकाबू होती जा रही है। ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते केसेस की वजह से कराची में शराब 35% तक पहुंच चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे खुले रखने और लॉकडाउन ना करने का फैसला किया है, जबकि कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें कराची के एडमिनिस्ट्रेटर और सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज कराची में पीपल्स पार्टी के खिलाफ दीगर ऑपोजिशन पार्टीज ने एहतजाज किया, जिसमें तहरीक इंसाफ, MQM, GDA थी। इसके अलावा जमात इस्लामी ने तो 16 दिन से धरना दिया हुआ है और एक ही मुतालबा है तमाम पार्टीज का कि पहले पीपल्स पार्टी जो है वो बल्दियाती कानून को वापस ले और इसके बाद ऑपोजिशन के साथ बैठे और इत्तफाक राय से बिल मंजूर करे। क्या पीपल्स पार्टी करेगी, ये बिल वापस लेगी और फिर एक मुश्तरका कानून पर काम करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि वो चाहते हैं कि हम कानून को वापस ले लें। दैट मीन्स कि वो बल्दियाती इंतखाबात को वक्त पर नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि अगले 2, 2.5, 3 महीने के अंदर ये बल्दियाती इंतखाबात मुनक्किद किए जाएं। ये इस बात का सबूत है शहजाद कि ये राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको अंदाजा है कि अगर इलेक्शन आजकल के ज़माने में होंगे तो ना PTI, ना MQM, ना जमात इस्लामी, इनमें से किसी सियासी जमात को वोट नहीं पड़ेंगे और इसलिए ये एक नया नैरेटिव लेकर चल रहे हैं लोगों को कायल करने के लिए किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी किया जा सके। जो दूसरा आपने बात की कि वो कहते हैं कि जी यूनानिमिटी के साथ लॉ को पास करने की ज़रूरत है। मैं सवाल पूछना चाहूँगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, PTI और GDA के दोस्तों से, जो कि वफाकी हुकूमत में है। उन्होंने जो अभी पिछले दिनों पार्लियामान से कानून साजी पास कराई, जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया IMF के हाथों, क्या वो यूनानिमसली पास कराई है? क्या उन्होंने ऑपोजिशन जमातों को से अग्री करा के उनका अप्रूवल लेके फिर कानून साजी कराई है? डेमोक्रेसी के अंदर जो है मेजॉरिटी रूल चलता है, अददी अक्सरियत के ऊपर गवर्नेंस होती है। मेजॉरिटी सिंध असेंबली की जो अवाम है, जो मेंबरान है, वो फैसला कर चुके हैं। अब एक बार लॉ आपने पास कर दिया है, गवर्नर साहब ने कुछ ऑब्जेक्शंस लगाए, उसके बाद एक बार फिर उसको पास कर दिया गया है। आईनी एतबार से वो कानून नाफिजुल अमल है। हमारा कंटेंशन ये है उस लॉ के तहत इंतखाबात होने दें, और अगर लॉ के अंदर आपको कोई और बेहतरी लाने की जरूरत है तो असेंबली का फोरम मौजूद है। वी कैन अग्री टू डिसएग्री, बट एटलीस्ट जो पार्लियामेंट्री फोरम्स हैं उनको इस्तेमाल करें। बाद में आप कहते हैं कि कानून में तब्दीली लाई जा सकती है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है, तो वो अब सकता है। दूसरा जो आप कहते हैं कि उन्होंने कानून को बुलडोज किया है PTI ने वफाक में, तो आप लोग तो उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं। आप उनको बताते हैं कि पार्लिमानी सियासत होती कैसी है, तो फिर आप लीड बाय एग्जाम्पल करें ना। आप इस अहम कानून साजी में सबकी मुशावरत शामिल करें, कम से कम उनके जो रिकमेंडेशन है उनको शामिल करें, फिर बिल पास करवा लें। दोनों चीजों पे बात कर लेना आप शहजाद। इसका मतलब है कि आप भी इस बात की तायीद कर रहे हैं कि पहले हम उनसे कंसेंट लें, कंसेंट लेने के बाद कानून साजी करें, और जब तक कंसेंट नहीं आती हम नए कानून को वापस ले लें। दैट मीन्स हम सब इस बात पे अग्री करते हैं कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। आप मुझे बताइए, वो सियासी जमातें जो अपने आप को जमहूरी सियासी जमातें कहती हैं, जो कहती हैं कि बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जो कहते हैं हमारी जिद्दोजहद ही 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट के लिए, वो आज कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इम्पैक्ट क्या होगा अगर इस कानून को आप वापस लेते हैं? इम्पैक्ट ये होगा कि आप बल्दियाती इंतखाबात नहीं करा पाएंगे। मुर्तज़ा साहब, अब देखिए, एक मामला ये है कि आप लोग कहते तो हैं कि वफाक में ये होता है, कानून बुलडोज हो जाते हैं और पार्लिमानी निज़ाम उस तरीके से नहीं चलता और जमहूरियत मजबूत कैसे होगी। लेकिन देखिए ना, बड़े पहले के इशूज़ भी है ना। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला पिछले 8-10 साल से है। मैं इसका जवाब ये साथ ही इसका जवाब दे दीजिएगा मुर्तज़ा साहब।
कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला एक अरसे से ऑपोजिशन उठाती जा रही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी आपने कहा था लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो सबरा होगा कमेटी का। पिछले 8-10 साल से ऐसा आप लोगों ने किया नहीं है। प्रोविंशियल फाइनेंशियल कमीशन पे आप बात नहीं करते, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि 18वीं तरमीम बड़ा अच्छा कानून है। तो जहां पे आपका मतलब होता है जो चीज आपको सूट करती है वो आप 18वीं तरमीम हो या डेमोक्रेसी की रू हो वो आप इंप्लीमेंट कर लेते हैं, अदरवाइज जो है जहां आपको लगता है कि ऑपोजिशन की पार्टीज को कुछ फायदा होगा उससे आप पीछे हट जाते हैं। अच्छा, जितना लंबा शेदार आपने सवाल पूछा है मुझे भी उतना जवाब देने का मौका दीजिएगा। देखिए, मैं बताता हूं कि मैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को कैसे फॉलो कर रहा हूं। मैंने बल्दियाती लॉ अमेंड करने से पहले हर सियासी जमात से डिलिब्रेशन स्टार्ट की। ये शो करता है कि मैं कितना जमहूरियत पसंद हूं। मैंने सबसे तजावीज ली, उसमें किसी की तजावीज जो हमें अप्रोप्रिएट लगी हमने उसको एक्सेप्ट किया, कुछ को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। जमहूरियत में यही होता है, आप इंगेज करते हैं, आप डिलिब्रेट करते हैं। जमात इस्लामी हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, इन्होंने अपनी सिफारिशात इन राइटिंग दी हमें। उन इन राइटिंग सिफारिशात के बाद हमने अपनी कानून साजी के प्रोसेस को और तेज किया। उसके बाद जब सिंध असेंबली ने उस लॉ को पास किया तो वो गवर्नर साहब के पास जाता है। गवर्नर साहब का ताल्लुक सियासी जमात से, पीटीआई से है। गवर्नर साहब तमाम सियासी जमातों से मशावरत करते हैं। जो मशावरत के बाद वो हमारा जो पास किया हुआ बिल है उसकी ऑब्जर्वेशंस लगा रिटर्न कर देते हैं। वो बिल हमारे पास आता है। उस बिल के अंदर जो सिफारिशात हैं वो 80% सिफारिशात, यानी कि सीक्रेट बैलेट के तहत मेयर का इलेक्शन नहीं होना चाहिए, हमने उस बात को एक्सेप्ट कर लिया। राइट, उनकी सिफारिशात को हम एक्सेप्ट करते हैं 80% को। उन सिफारिशात को एक्सेप्ट करने के बाद काबीना उन सिफारिशात से अग्री करते हुए असेंबली में वापस लेके जाती है, असेंबली से उसको फिर मंजूर कराती है। ये शो करता है मेरी नेक नियति कि मैं कितना जमहूरियत को फॉलो कर रहा हूं। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि 80% रिकमेंडेशंस की मान ली। मैं उनका एतराज बता दूं आपको। एक मिनट, प्लीज सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं। मुझे बताइए, कोई मिसाल दे दीजिए पिछले 3.5 साल में कि इस तरीके से वफाक में ऑपोजिशन जमातों से एंगेजमेंट किया हो। हम गवर्नर साहब का हमसे कोई इत्तेहाद नहीं है। गवर्नर साहब ने हमारी सियासी जमात या हमारी हुकूमत के खिलाफ ऑब्जेक्शंस लगाए, हमने उसके बावजूद एक बड़े अच्छे अंदाज से उन ऑब्जेक्शंस को कंसिडर किया। कंसिडर करने के बाद 80% को एक्सेप्ट किया और असेंबली से पास कराया। मुर्तजा साहब, ये आपका दावा है कि 80% किया, ये ऑपोजिशन का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि को चेयरमैन बना दिया है वाटर बोर्ड का, लेकिन कोई ना माली इख्तियार है ना कोई इंतजामी इख्तियार है। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का चेयरमैन बराए नाम है, कोई इख्तियार नहीं है। सीक्रेट बैलेट वाली बात तो आपने कर दी, लेकिन एक नोटिफिकेशन के जरिए मेयर के सारे इख्तियारात को विड्रॉ किया जा सकता है। अस्पताल आपने ले लिए, स्कूल आपने ले लिए, केएमसी जो टैक्स इकट्ठा करती थी वो आपने ले लिए। वो कह रहे कौन सी बात हमारी मानी है आपने? फिर चले अब बारी बारी चले ना। आपने लेट स्टार्ट ऑफ विद किस पॉइंट पे, टाउन से स्टार्ट कर लेते हैं। ये तमाम सियासी जमातों का इस पे कंसेंसस था कि जो 2001 के बल्दियाती निज़ाम में टाउन का स्ट्रक्चर था वो टाउन का स्ट्रक्चर होना चाहिए। हमने उनके उस डिमांड को माना। अच्छा, उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि सीक्रेट बैलेट के तहत होना चाहिए। हमने कहा जी सीक्रेट बैलेट के तहत कर दें। 2001 के निज़ाम के तहत, जिसके तहत मुस्तफ़ा कमाल साहब इलेक्ट हुए थे, कंवर नवीद जमील साहब इलेक्ट हुए थे, नेमतुल्लाह साहब इलेक्ट हुए थे, वो निज़ाम ये कहता था कि कोई शख्स भी नाजिम का इलेक्शन लड़ सकता है। हमने उसी प्रिंसिपल को फॉलो किया। गवर्नर साहब ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया। ऑब्जेक्शन लगाने के बाद हमने कहा ठीक है जी, हम ऐसा करते हैं कि जो यूनियन कमेटी का मेंबर होगा वही जो है मेयर का इलेक्शन लड़ पाएगा। अब आप कहते हैं सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं। ये लोग पीटीआई वाले जो इस वक्त पंजाब में हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में, मैंने तो 2013 के मुकाबले में मेयर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। इनसे मैं सवाल पूछता हूं कि लाहौर की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सरबराह इस वक्त कौन है? खैबर पख्तूनख्वा की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का सरबराह कौन है? अगर वहां के इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं तो मैं गलत हूंगा, ये लोग दुरुस्त हो जाएंगे। वाटर बोर्ड पे आ जाएं। 2013 के निजाम के अंदर मेयर बार बार कहता था कि मेरे पास वाटर सेवरेज के इख्तियारात नहीं है। हमने मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के साथ उसको भी को चेयरमैन उसका बना दिया, यानी कि जो बोर्ड के इख्तियारात हैं वो को चेयरमैन भी एक्सरसाइज करेगा। मैं पूछना चाहूंगा कि लाहौर में वासा है। अच्छा मुर्तजा साहब, मेरे पास एक मिनट आपका पॉइंट साबित कर दिया आपने जी। लाहौर में वासा है, पेशावर में WSSIP है। दोनों इदारों के सरबराह मुझे बताइए कौन है? क्या इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं? ठीक है मुर्तजा साहब, मेरे पास वक्त कम रह जाएगा, तो ये फैसला है फाइनल, फुल एंड फाइनल के सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी जो है वो ये बिल वापस नहीं लेगी, चाहे ये आज अलामती धरना दिया है, चाहे ये धरना मुस्तकिल देके बैठ जाए, लेकिन आप ये बिल वापस लेने वाले नहीं है। ये लिख के हमको दे दें
कि ये नहीं चाहते बल्दियाती इंतखाबात टाइम पे हों, बिकॉज कल को जब इस बिल को वापस लेने के बाद बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो पाएंगे तो ये फिर हमको तनकीद का निशाना बनाएंगे कि ये लोग नहीं चाहते थे कि बल्दियाती इंतखाबात हों। मैं तो शहजाद आपके सामने लॉजिक दे रहा हूं कि अगर आप इस बिल को वापस ले लेंगे तो ना डिलिमिटेशन हो पाएगी, ना इलेक्शन हो पाएगा, ना नए बल्दियाती इलेक्टेड नुमाइंदे आ पाएंगे। तो अगर इनका पर्पस जमात इस्लामी, पीएसपी, एमक्यूएम, पीटीआई, जीडीआई का मकसद ये है कि बल्दियाती 30 अगस्त 2020 से गालिबन खत्म हो गई है बल्दियाती हुकूमत, तो 1.5 साल तो हो गया है। अगर इसमें 2-4 हफ्ते और लग जाते तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? उसकी वजह थी कानून आपका इलेक्शन एक्ट कहता है सेक्शन 17, मेरा लॉ नहीं कहता, वफाकी लॉ है ये, वो ये कहता है कि डिलिमिटेशन जो है लेटेस्ट सेंसस के मुताबिक होगी। आप पूछे वफाकी हुकूमत से उसने सेंसस क्यों पहले अप्रूव नहीं किए, क्यों पार्लियामान में वो लेके नहीं गया? हर चीज इनकी नाअहली की वजह से खराब होती है, मलबा हमारे ऊपर डाल देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।